नेक्स्ट है दोस्तों यूआर, जिसको कि बोलते हैं अर्बन रेसिडेंट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे अगर और भी आप घर देखो, सबसे सस्ता वाला, अगर एक करेला आपको ख़रीदना है, एक प्याज अगर आपको लेना है रेड वाला, अगर आपको 1 किलो सॉल्ट लेना है, तो मेरा जो मंथली खर्चा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं हाउ एक्सपेंसिव इज़ जापान, क्योंकि रिसेंटली अभी जापानीज़ येन जो है उसकी वैल्यू काफ़ी गिर रही है, डॉलर काफ़ी बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से जो अभी रिसेंटली जो जापान में खर्चा है वो पिछले मुकाबले, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था 1 साल पहले, तब का जो एक्सपेंसेस था और अब का जो एक्सपेंसेस है काफ़ी डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में जो करंटली जापान में जो खर्चे हैं वो कितने हो सकते हैं, अगर आप जापान में आने का प्लान कर रहे हो या फिर आपको जनरली जानना है कि जापान में रिसेंटली अभी कितना खर्चा हो सकता है मंथली अगर आप रह रहे हो तो उसके बारे में आज हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले दोस्तों घर के बारे में, क्योंकि सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो थिंग है जापान में वो है घर। तो यहाँ पे अगर आप घर रेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप 4 टाइप के घर रेंट कर सकते हो। सबसे पहले होता है हाउस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर ये सारे डिटैच हाउस है जो कि आप रेंट कर सकते हो। दूसरा है अपार्टमेंट, जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं और उस बिल्डिंग में आप रह सकते हो, वो होगा दूसरा। तीसरा है यूआर, जो कि होता है अर्बन रेसिडेंस, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, थोड़ा सस्ता होता है। मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है अपार्टमेंट हाउस में और यूआर में। और फोर्थ होता है लियो पैलेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लियो पैलेस के बारे में। तो ये दिख रहा हो आप मेरे घर के पास में, ये है लियो पैलेस, जिसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी आपको लियो पैलेस दिखेंगे ना, इस तरीके से उसके ऊपर नाम लिखा होगा। और ये लियो पैलेस की खासियत ये है कि ये आप रेंट करने के बाद में आपको घर के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, फ्रिज, गैस, वॉशिंग मशीन, इंटरनेट, टीवी, सब कुछ आपको इस लियो पैलेस में मिल जाएगा। आपको कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, बस एक गद्दा ला लो, बस आप पहले दिन से ही आपका घर यहाँ पे रहना स्टार्ट कर सकते हो। और जो इस टाइप के लियो पैलेस होते हैं उनका जो रेंट होता है वो मिनिमम होता है 40 से 50 हज़ार और मैक्सिमम 1 लाख येन तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया में रहते हो। तो जब मैं जापान में पहली बार आया था, मैं सबसे पहले लियो पैलेस में ही रहता था, इताबाशी में, और मेरा जो रेंट था वो 60,000 येन था, क्योंकि जब मैं जापान में आया था मेरे पास में कुछ नहीं था रहने के लिए यहाँ पे, तो मैंने बस एक गद्दी खरीदी थी पहले दिन। नेक्स्ट है दोस्तों यूआर, जिसको कि बोलते हैं अर्बन रेसिडेंट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। उसकी अच्छी बात यह है कि जब भी आप कोई घर लेते हो, यहाँ पे रेंट करते हो, आपको इनिशियल अमाउंट देना पड़ता है, जैसे कि की मनी होता है, गारंटी मनी होता है, फिर जो लैंडलॉर्ड को अलग से कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और उसी के साथ में जो एजेंट होता है उसको भी यहाँ पे 1 मंथ का रेंट देना पड़ता है। तो आपका अराउंड 3-4 लाख येन इनिशियल मनी देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 बार मूव आउट किया है, तो मैंने दोनों बार 3 से 4 लाख येन इनिशियल अमाउंट जो होता है वो पे किया था। बट यूआर में वो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसका एक वेबसाइट होता है, वहाँ पर आपको जाके पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है, क्योंकि यूआर में रहने के लिए लोग पहले से ही एप्लीकेशन देते, 6-6 महीना वेटिंग लिस्ट होता है, क्योंकि उसका रेंट भी कम होता है, 60-70,000 रेंट होता है और घर भी काफ़ी बड़ा होता है। इस वजह से लोग ऑलरेडी उस वेबसाइट पर जाके रिजर्वेशन करके रखते हैं, और जब भी वो खाली होता है आप वहाँ पे जाके रह सकते हो। अगर आपका प्लान है यूआर में रहने का तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप चेक कर लेना। उसमें अगर जिस एरिया में आपको रहना है वहाँ पे आप यूआर देख सकते हो, और वहाँ पे आप पहले ही बुकिंग कर दो तो आपको वो टाइम पे मिल जाएगा। अब जैसे कि इंडिया में हमको घर रेंट करना है, अपार्टमेंट या हाउस रेंट करना है, तो हम लैंडलॉर्ड से भी कर सकते हैं, एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। बट अगर जापान में आपको अपार्टमेंट या हाउस रेंट करना है तो आपको एजेंट के थ्रू ही उसको करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को रीच आउट करके घर रेंट नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पे ये ऑफिस देख रहे हो, ये है वन ऑफ द एजेंट का ऑफिस। ये आपको जापान के हर रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसे 10-12 ऑफिसेस मिल जाएंगे जहाँ पर आप इनको मिल के घर रेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये ऑफिस होता है हर स्टेशन के पास में, और अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो आप ऐसे वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, या फिर इनके ऑफिस के बाहर इस तरीके से लगे होते हैं सैम्पल हाउसेस इस एरिया में। तो अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ तो अगर आप ये वाला घर देख लो, ये इसी एरिया में है, इस स्टेशन से, नोगाता स्टेशन से 2 मिनट के दूरी पे है, और इसका जो रेंट है वो है 98,000 येन पर मंथ। और यहाँ पे देखो पिक्चर्स भी दिए हुए घर के, ये मैप दिया हुआ है, और साथ ही में घर का डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है कि वो घर कितना बड़ा है, उसका साइज़ कितना है, वो घर कब बना हुआ है, और रूम नंबर, पूरा उसका एड्रेस। और साथ ही में देखो यहाँ पे आपको की मनी और गारंटी मनी भी आपको 1-1 मंथ का देना पड़ेगा। तो ये इनिशियल अमाउंट हो गया 98,000 ये मंथली तो अलग से रेंट हो गया, साथ ही में आपको 1-1 मंथ का
वो की मनी और गारंटी मनी भी देना पड़ सकता है। और यहाँ पे अगर और भी आप घर देखो, सबसे सस्ता वाला घर ये है 39,000। ये नहीं, बहुत ही सस्ता है यहाँ पे। और ये घर का जो आप देख रहे हो फोटोज़ दिए हुए इसके अंदर, काफ़ी ओल्ड घर है, ये पुराना घर है और 1960 में बना हुआ है। बहुत ओल्ड कंस्ट्रक्शन है इसका, इसलिए इसका जो रेंट है बहुत ही कम है। तो ऐसे आप बाहर ही देख सकते हो आपको कौन सा घर चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली अंदर चले जाओ। अंदर जाके आपको कौन से स्टेशन पे घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको उस घर में चाहिए, आप अंदर जाके एजेंट को सब बता दो। वो आपका डिस्क्रिप्शन पूरा लिख के लेंगे और साथ में फिर वो उनके सिस्टम में चेक करेंगे कि आपको जैसा घर चाहिए वो इस एरिया में या फिर और कोई एरिया में है या नहीं है। और अगर उनको मिल गया तो वो उनकी ही कार के अंदर आपको वो घर दिखाने के लिए ले जाएंगे। ऐसे ही वो 4-5 घर आपको दिखाते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आया, उनको बोलो नहीं पसंद आया, हमें और दिखाओ, वो आपको बहुत से घर दिखाएंगे। और आपको अगर फाइनली पसंद आ गया तो आप इनसे वो रेंट करवा सकते हो। काफ़ी लोगों को अभी क्वेश्चन होगा कि मेरे घर का रेंट कितना है, तो मैंने हाउस करवाया था। जो आप ऐसे ऑफिस देख रहे हो, ऐसी ऑफिस एक पास में, उसी एजेंट के थ्रू मैंने मेरा घर रेंट करवाया था और उसका रेंट है 70,000 येन। और इनिशियल जो अमाउंट था वो मैंने ऑलमोस्ट 4 लाख येन के आसपास मैंने वो इनिशियल अमाउंट पे किया था। और हर 2 साल के बाद में कॉन्ट्रैक्ट आपको घर का रिन्यू करवाना पड़ता है। तो 1 मंथ का जो रेंट होता है वो हर 2 साल में आपको एक बार उनको एज अ गिफ्ट बोल दो या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल बोल दो, वो आपको हर 2 साल के बाद में एक बार 1 मंथ का पेमेंट करना पड़ेगा। घर के रेंट की तो हमने बात कर ली दोस्तों। अभी हम बात करते हैं फूड की। तो अभी रिसेंटली जापान में जो फूड के प्राइजेस है, फिर वो प्याज रहो, टमाटर रहो, कोई भी नॉर्मल फ्रूट रहो, उसका प्राइस यहाँ पे 10 to 20% बढ़ चुका है। जापान में ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे अलग अलग सुपर मार्केट होते हैं, मॉल होते हैं, जहाँ पर आप जाके सब्जियाँ वगैरह ले सकते हो। बट उसी के साथ में यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टॉल भी देखेंगे सब्जियों के, जहाँ पर जो रेट है वो एज़ कम्पेयर टू मॉल या सुपर मार्केट आपको कम मिलेंगे। तो जापान में आपको इस तरीके के जो सुपर मार्केट्स है मिल जाएंगे, जहाँ से आप सब्जियाँ वगैरह खरीद सकते हो। बट बात ऐसी है कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव मिल सकता है। तो चलो अभी अंदर जाते हैं और आपको मैं यहाँ के प्राइजेस वगैरह बताता हूँ। तो अंदर आते ही जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरा सब्जियों का सेक्शन है। और अगर हम सैम्पल यहाँ पे अगर प्राइस देखें तो ये है पालक मेरे हिसाब से ये 1 पाव पालक होगा और इसका जो प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 350 येन। ग्रीन बीन्स है, ये आई थिंक 10-15 बीन्स है इसके अंदर। इसका अगर प्राइस देखो तो 280 येन। अगर एक करेला आपको ख़रीदना है तो करेले का प्राइस भी ऑलमोस्ट 200 येन। एक प्याज अगर आपको लेना है रेड वाला तो इसका प्राइस है 160 येन। ये साइड में पूरे टमाटर का सेक्शन है, अलग अलग वैरायटी ब्रांड के टमाटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको छोटे वाले चेरी टोमेटो लेना है उसका प्राइस है 430 येन। अगर आपको 3 टमाटर का पैक लेना है, ये कोई अलग वैरायटी के बने हुए हैं यहाँ के जापान के खेतों में, उसका प्राइस है 430 येन। ये 2 का पैकेट है वो है 378 येन। और अगर आपको सबसे महंगे वाले टमाटर अगर आपको लेना है तो ये है, कोई स्पेशल तरीके से बने हुए टमाटर है और इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 2000 येन विथ टैक्स। और इसी के बगल में आप देख रहे हो ये कोरिएंडर, जिसको हम सांबार बोलते हैं, मराठी में कोथिंबीर भी बोलते हैं इसको। इसका प्राइस है दोस्तों 300 येन। ये तो हमको भाजी मंडी में ऐसे ही दे देते हैं, हम बहुत सी सब्जियां खरीद लेते हैं और हमको कोथिंबीर ऐसे ही थोड़ा सा दे देते हैं। वो यहाँ पे 300 येन का मिलेगा आपको, इतना थोड़ा सा। ये साइड में है बैंगन, 3 बैंगन का पैकेट है, ये है 300 येन का, यानी 100 येन का एक बैंगन आपको यहाँ पे मिलेगा। भिंडी भी यहाँ पर आपको पैकेट में मिलेगी, 6 या 7 भिंडी का पैकेट है, वो है 100 येन का। ये वाले सेक्शन में पूरा जापानीज़ फूड है, जैसे कि टोफू, अलग अलग जापान के स्पाइसेस एंड ऑल। तो वो तो हम एज ए इंडियन लोग खाते नहीं हैं, तो इनका प्राइस मैं तो आपको बताऊँगा नहीं। बट अभी अंदर जाते हैं और आपको मैं दूध और जो ड्रिंक्स होता है उसका प्राइस बताता हूँ। ये सेक्शन में पूरा जापानीज़ सॉस है, यूजुअली जापानीज़ लोग सॉस खाना बड़ा पसंद करते हैं, को शोयो बोलते हैं। बट उसी के बगल में आपको मिलेंगे यहाँ पे तेल। तो तेल तो एज ए इंडियन हम बहुत खाते हैं, तेल में ही सब कुछ बनाते हैं। तो जापान में आपको मेड इन जापान तेल मिलेगा। तो ये तेल अगर आप देखोगे, ये है 1.5 लीटर का तेल, जिसका प्राइस है 700 येन। बाद में ये वाला जो तेल है ये अलग तरीके से बना हुआ है, इसका जो प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 1200 येन। और अगर आप ऑलिव ऑयल खाते हो तो ये सारे ऑलिव ऑयल ऊपर है और वो भी आपको 1 से 2000 के रेंज में मिल जाएंगे। अगर आपको 1 किलो सॉल्ट लेना है तो वो आपको मिलेगा
400 येन का। अगर आपको चीनी लेना है तो 1 किलो चीनी आपको मिल जाएगी 400 येन के। गुड़ भी यहाँ पर है, ये गुड़ का पैकेट है, ये 250 ग्राम का गुड़ है। गुड़ भी आपको मिलेगा 600 येन का। और यहाँ पर ये सारे जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और अलग अलग टाइप के जो स्पाइस है, वो सारे इसके प्राइस यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही महंगे। देखो 30 ग्राम आपको 400 येन के स्पाइसेस मिलेंगे यहाँ पर। और ये है हमारे गरम मसाला, कोरिएंडर, क्यूमिन सीड, हल्दी। ये एक्चुअली इंपोर्ट होते हैं बाहर से, इसलिए ये बहुत ही महंगे हैं। 30 ग्राम आपको 400 येन का मिलेगा। वाले सेक्शन में दूध, दही है। दूध अगर आपको मैं बता दूँ तो 1 लीटर जो दूध है, 1 लीटर भी नहीं, 900 ml दूध आपको मिलेगा 300 येन। और अलग अलग यहाँ पे वैरायटी ब्रांड के दूध होते हैं, तो सबके प्राइजेस अलग है। ये वाला जो दूध है वो थोड़ा सस्ता है, वो आपको 250 येन पर लीटर मिलेगा। आप दही भी ख़रीद रहे हो तो दही भी आपको मिल जाएगा 300 येन का 400 ml। इस तरीके से बॉक्स होता है। सेक्शन में सारे फ्रूट्स हैं। केले भी अगर आप ले रहे हो तो 3-4 केले का जो सेट है वो आपको मिलेगा 300 येन का। ऑरेंजेस भी यहाँ पर है, वो भी काफ़ी महंगे हैं, 500 येन के 4 सेट आपको ऑरेंजेस के मिलेंगे। और ये है तरबूज, काफ़ी छोटा साइज़ का तरबूज है ये। एक तरबूज है 2000 येन का। ककड़ी है यहाँ पे, अगर आप एक ककड़ी ले रहे हो, ककड़ी है 70 येन की, और अगर आप 3 ले रहे हो तो गिरेंगे आपको 200 येन के। तो बात ऐसी है, यहाँ पे इस तरीके के जो मॉल होते हैं, इस तरीके के जो सुपरमार्केट होते हैं, यहाँ पर एक्चुअली तो बहुत एक्सपेंसिव आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, सब्जियाँ वगैरह मिल जाएंगी। क्योंकि इसका रीज़न है, यहाँ पे जो सब्ज़ी वगैरह आती है वो बहुत फ्रेश होती है, सुबह आती है और शाम में यहाँ पे बिक जाती है। तो जो यहाँ पे जापानीज़ लोग फ्रेश खाना पसंद करते हैं, फ्रेश सब्जियाँ लेना पसंद करते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे जो रईस लोग होते हैं, रईस या फिर जो फ्रेश खाना पसंद करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं ख़रीदने के लिए। तो आपको ज़रूरी नहीं यहाँ पे आके ही ख़रीदना। इस तरीके के आपको बहुत सारे सुपरमार्केट यहाँ पे दिख जाएंगे। बट उसी के अलावा यहाँ पे और भी छोटे छोटे सुपरमार्केट्स या फिर स्टॉल्स होते हैं, जहाँ पर आपको फ्रेश सब्जियाँ इससे भी सस्ती मिल जाएगी। जैसे कि इसी सुपरमार्केट के बाजू में एक छोटा सा यहाँ पर सब्जी का दुकान है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला। ये बहुत ही सस्ता है, यहाँ भी फ्रेश सब्जी आती है, बट एकदम फ्रेश नहीं होती है, 2-3 दिन पुरानी सब्जियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आप देखो, ये गोभी है। गोभी अगर आप वो वाले सुपरमार्केट से लोगे तो आपको 400 येन की मिल जाएंगी, बट यहाँ पे ये थोड़ी सी अनफ्रेश गोभी है, वो है 200 येन की। आलू भी यहाँ पर आप देख रहे हो, मेरे हिसाब से 1 किलो या 1.5 किलो आलू होंगे ये आपको 170 येन के मिलेंगे। प्याज भी यहाँ पर 140 येन के आपको ऑलमोस्ट 3 प्याज है, आधा किलो होंगे मेरे हिसाब से ये। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड ऑल है, जो कि एज़ कम्पेयर टू सुपरमार्केट से बहुत ही सस्ते। जैसे कि यहाँ पर आप ककड़ी देख लो, ककड़ी वहाँ पे एक ककड़ी 70 येन की थी, यहाँ पे 4-5 ककड़ियाँ हैं, वो है 200 येन की, बट ये थोड़ी अनफ्रेश है। टमाटर भी यहाँ पर है, देख लो, 4 और 3 का सेट है, जो कि 200 येन का है। अंदर भी देखो काफ़ी सारे आपको यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह मिल जाएंगी, जो कि एज़ कम्पेयर टू दैट सुपरमार्केट आपको बहुत ही सस्ती मिलेंगी। जैसे कि देखो, कोरिएंडर भी हमने वहाँ पे देखा था, बहुत ही कम वहाँ पे था, वो था आई थिंक 200-300 येन का। बट यहाँ पे देखो, ये बहुत ही ज़्यादा कोरिएंडर है, ये आपको मिलेगा 200 येन का। और ये काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी ज़्यादा भी है एज़ कम्पेयर टू वो सुपरमार्केट। पालक भी अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये भी फ्रेश पालक है, ये भी 200 येन का एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे हमने देखा था 300-400 येन का था, यहाँ पे हाफ़ रेट में आपको मिल रहा है। भिंडी भी यहाँ पे आपको देख रहे हो, बहुत ही सस्ती 100 येन की भिंडी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको अगर सब्ज़ी अगर ख़रीदना है तो आप इस तरीके के जो स्टॉल होते हैं लगे हुए, आपको दिख जाएंगे रोड के ऊपर, बाहर ही लगा के रखते हैं, आप यहाँ पर आके सामान ख़रीद सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको एज़ कम्पेयर टू जो सुपरमार्केट अभी हम गए थे, वहाँ पर उसके हाफ़ प्राइस में आपको यहाँ पे सब्जियाँ मिल जाएंगी। यूजुअली जब मैं सामान ख़रीदता हूँ तो मैं डिपेंड करता है जो मुझे चीज़ चाहिए वो यहाँ पर है या सुपरमार्केट में है। तो जो मुझे सब्जियाँ ख़रीदना है, अगर वो इस टाइप के स्टॉल में, दुकान में मिल जाती है तो मैं ख़रीद लेता हूँ, या फिर अगर वो एक्सपेंसिव वाले इसमें मिलती है और अगर मुझे अच्छे क्वालिटी की चाहिए होती है तो मैं वो महंगी क्यों ना रहो, मैं वो ख़रीदता हूँ। होता है कि हम कभी बीमार भी गिर जाते हैं, हमें मेडिसिन वगैरह कॉस्मेटिक्स ख़रीदना होता है, तो इस तरीके से आपको शॉप मिल जाएगी जगह जगह पे। तो जो आप कांजी देख रहे हो, ये कुसुरी की कांजी है, मेडिसिन की कांजी। तो ये अगर आपको दिख गई तो समझ जाना यहाँ पे आपको मेडिसिन भी मिलती है। मेडिसिन के साथ में ही आपको और भी चीज़ें यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की मिल जाएगी। तो आपको थोड़ा अंदर ले जाकर दिखाता हूँ मैं। अगर आपको बेसिक
टूथब्रश पेस्ट वगैरह भी ख़रीदना है यहाँ पे, तो नॉर्मल पेस्ट भी यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का 900 और मैक्सिमम 1400 येन का मिल जाएगा। अगर आपको और भी सस्ता वाला लेना है तो 200 येन तक भी आपको यहाँ पे टूथपेस्ट मिल जाएगा। आपको ब्रश वगैरह भी यहाँ पर लेना है तो एक्सपेंसिव वाले ब्रश भी यहाँ पे जा सकते हैं 500 या फिर 700 येन के ऊपर। अगर आपको सस्ता वाला लेना है तो 250 येन तक भी आपको यहाँ पर ब्रश मिल जाएंगे। बर्तन धोने के लिए अगर आपको लिक्विड भी लेना है तो अलग अलग टाइप के वैरायटी के यहाँ पे लिक्विड्स आते हैं। 100 येन से लेके 300 येन 500 येन तक आपको यहाँ पे बर्तन धोने के लिए लिक्विड्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये नहाने का शैम्पू, यूजुअली जापान में साबुन यूज़ नहीं करते हैं, सोप यूज़ नहीं करते, यहाँ पे लिक्विड यूज़ करते हैं जिसको बॉडी सोप बोलते हैं। वो भी अगर आप ले रहे हो तो आपको 400 से लेके 1000 येन तक आपको बॉडी सोप यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये है कपड़े धोने का लिक्विड जो कि हम इंडिया में सर्फ एक्सेल वगैरह यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 लीटर का जो पैकेट है वो आपको मिलेगा 900 येन का। अलग अलग ब्रांड के वैरायटी का आपको मिलेगा। आपको मेडिसिन वगैरह ख़रीदना है तो यहीं बगल में काउंटर पे आप जाके उनको आपको क्या प्रॉब्लम है बता सकते हो और इस काउंटर से आप मेडिसिन ले सकते हो। ये वाले सेक्शन में है सारा मेंस के सामान जो कि शेविंग वगैरह के लिए होता है। तो जो हमारा जिलेट का, मैं तो शेव करता हूँ नहीं वैसे, बट जिलेट का अगर आपको सेट लेना है शेव करने के लिए तो वो है 3000 येन का। और एक शेविंग क्रीम अगर आपको लेना है तो वो मिलेगी 700 येन की। अगर सेट लेना है 3 का तो वो मिलेगा 1500 येन का। तो वैसे तो अगर आप बीमार गिर रहे हो तो आपको डॉक्टर के पास ही यहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा यहाँ पे आपको दवा नहीं देंगे। इंडिया में तो होता है कि हम मेडिकल पे चले जाते हैं और मेडिकल वाले को बोलते थे कि यार हमको ऐसा वैसा बीमारी है दवा दे दो, बट जापान में वैसा नहीं चलता है। आपको बस छोटे मोटे चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। बट अगर आपको सर दुख रहा है, बुखार आ गया, बॉडी पेन कर रहा है, दांत दुख रहा है, तो आप इस तरीके के जो कुसुरी या बोलते हैं उसको जापानीज़ में, और वो बड़ा कांजी भी बोर्ड पे दिया रहेगा, तो आप वहाँ पे जाके काउंटर पे बोल सकते हो कि मुझे छोटा मोटा पेन हो रहा है, मुझे आप दवा दे दो, तो वो आपको दे देंगे। अगर वो नहीं दे पा रहे आपको, वो बोलेंगे कि डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, तो आपको डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आप जाके वो दवा वहाँ से ले सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जापान में जो दवाइयाँ होती है वो बहुत महंगी मिलती है। तो अगर आप इंडिया से जापान में आ रहे हो तो आप 1 साल का एक्सपायरी चेक कर लो और स्टॉक ऑलरेडी जापान में आपके साथ में ही ला लेना। और अगर आपको और भी सस्ता सामान अगर ख़रीदना है घर के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए अगर आपको चीज़ें ख़रीदना है, किचन के या फिर क्लीनिंग के लिए सब ख़रीदना है, तो आप इस तरीके से जो याकुएन शॉप्स होते हैं वहाँ पर आ सकते हो। तो आपको हर चीज़ें यहाँ पे 100 येन की मिल जाएंगी। और इस तरीके से एक डाइसो भी नाम का यहाँ पे एक स्टोर होता है, वहाँ पे आपको हर चीज़ 100 येन की मिल जाएंगी। किचन के सामान, क्लीनिंग का सामान और डेकोरेशन का सामान आपको 100 येन का मिल जाएगा। तो आप बड़े अक्षर में इस तरीके से अगर 100 लिखा हुआ देखोगे, आप वहाँ पे भी आके ख़रीद सकते हो। अगर नॉर्मल अभी हम हेयर कट की बात करें तो जापान में 2 टाइप के यहाँ पे शॉप मिलते हैं। एक होता है एक्सपेंसिव, एक होता है मीडियम, एक होता है एकदम सस्ता वाला हेयर कट शॉप। तो अगर आप सबसे एक्सपेंसिव वाले की बात करोगे तो वो आपको 10 से 15,000 येन तक हेयर कट मिल जाएगा। बट अगर आपको मैं नॉर्मल, मीडियम और अगर लो की बात करूँ तो यहाँ पर आप ये जो शॉप देख रहे हो इसका नाम है नुकुकू हेयर एंड स्पा। इसके बाहर ही यहाँ पे लिखा हुआ इनका प्राइजेस, मेनू। कट अगर आपको करना है हेयर कट तो टैक्स मिला के 6600 येन है। कलर करवाना है तो ऑलमोस्ट 8000 येन। हेड स्पा कराना है तो 2000 और ट्रीटमेंट करवाना है तो 2000 येन। तो ये जो प्राइजेस है 6000 येन। तो यहाँ पे अगर आपको मीडियम प्राइस में अगर हेयर कट करवाना है तो 5 से 6000 येन आपको हर शॉप में, इस तरीके से किसी भी शॉप में आप चले जाओ तो 5 to 6000 येन आपको पे करना पड़ेगा नॉर्मल हेयर कट करने के लिए। बट आप इससे भी सस्ता करवा सकते हैं। जैसे कि आप ये शॉप देख रहे हो, कट फैक्ट्री नाम है इसका। यहाँ पर आप अगर हेयर कट करवाने आओगे तो आपको एक ओपन के एंट्रेंस पे ही लिखा हुआ है ओनली 1 प्राइस, 1200 येन, 1200 येन में आप यहाँ पे हेयर कट का दोगे। इसी के साथ में यहाँ पर HB हाउस बोल के भी है, हर स्टेशन पे आपको मिल जाएगा। 10 मिनट में आपका वो हेयर कट करेंगे 1000 येन में, बहुत ही सस्ता। उससे सस्ता तो आपको मिलने वाला है नहीं। सबसे कम प्राइस है यहाँ पे 1000 येन आपका हेयर कट करवाने के लिए। 10 मिनट में आपका हेयर कट करवा देंगे। बट अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश हेयर कट करवाना है तो आप यहाँ पे 1000 में नहीं करवा सकते, नॉर्मल कट करवा देंगे आपको। बट अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश करवाना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करवाना है, तो आई विल रिकमेंड कि आप मीडियम जो होता है यहाँ पे जो शॉप से अभी मैंने आपको जो बताई 5 to 6000 येन आप पे करके आपके हिसाब से स्टाइलिश हेयर कट करवा सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिम कार्ड की, तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है डोकोमो का स्टोर। तो यहाँ पे डोकोमो, AU, सॉफ्ट बैंक, ये
थोड़े बड़े कैरियर है सिम कार्ड के लिए, तो इनका जो नेटवर्क होता है बहुत ही अच्छा होता है, हर जगह पे आपको मिल जाएगा। तो बट इनके जो पैकेजेस है, जो इनका जो फ़ीस है मंथली, वो बहुत ज़्यादा है। और जापान में आपको अगर नहीं पता होगा तो बता दूँ, अगर आप सिम कार्ड ले रहे हो तो आप उसको रिचार्ज नहीं करवा सकते। जैसे इंडिया में हम हर महीने रिचार्ज करवाते हैं, कोई पैक लेते हैं और उसको हर 1-2 महीने में रिचार्ज करवाते हैं। जापान में वैसा फंडा नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा जब भी आप सिम कार्ड ले रहे हो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल डोकोमो का आप सिम कार्ड ले रहे हो तो आपको इनका कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, और जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिकली आपके पैसे आपके अकाउंट से कट होते रहेंगे। जब मैं जापान में पहली बार आया था तो मेरे पास में डोकोमो का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि मैंने अभी बंद कर दिया है। मैं अभी यूज़ करता हूँ राकुतेन का, जो कि बड़ा ही सस्ता है। आप लाइन एमओ का भी ले सकते हो, डीएमएम हो गया, साकुरा हो गया, जो ये वाले बड़े ही सस्ते यहाँ पर आपको सिम कार्ड मिलेंगे। इनके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो मेरे हिसाब से 1500 से लेके 2000 मंथली आप पे करोगे, बट डोकोमो का आपको मेरे हिसाब से 5 से 6000 येन मंथली पे करना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं यूटिलिटीज़ के बारे में, जैसे कि गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जापान में कैसा सिस्टम होता है और उसके कितने पैसे आपको यहाँ पे मंथली लग सकते हैं। अभी मैं आया हूँ मेरे घर के पिछवाड़े में, बैक साइड में, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये लगे हुए हैं जितने भी मेरे घर है, ये मेरे बिल्डिंग में सबके अलग अलग से गैस के कनेक्शन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जापान में इस तरीके से गैस के कनेक्शंस होते हैं। इसमें मेरा वाला कौन सा है, मेरा वाला ये वाला है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से रीडिंग्स भी है, हर महीने में बंदा आता है और ये रीडिंग यहाँ से लेकर जाता है, और वो हिसाब से फिर आपकी जो गैस बिल जो है वो आता है। तो जापान में जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कंबाइन एक साथ में आते हैं, एक मंथ में एक बार, और जो वाटर बिल है वो 2 मंथ में एक बार यहाँ पर उसका बिल आता है। तो अगर आपको मैं प्राइस बता दूँ उसका कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको गैस और वाटर का बिल नॉर्मली अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो घर पे कुकिंग कर रहे हो ऊपर से, तो आपको करीब करीब 6 से 8000 येन या मैक्सिमम 10,000 येन आ सकता है। और जैसे कि समर अभी चल रहा है तो समर में आप एसी बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो मेरे हिसाब से 15,000 येन तक आपका इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल आ सकता है। और साथ ही में जो वाटर बिल है वो मोस्टली फ़िक्स होता है। अगर आप डेली वाटर यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल कंजम्पशन आपका हो रहा है, तो 2 मंथ में आपका 3 से 4,000 येन मैक्सिमम वाटर बिल आ सकता है। तो अगर आप तीनों को ऐड कर लो तो मंथली अगर आप देख लो तो 10 से 15,000 येन आपका इन तीनों का बिल आना ही आना है। बट हाँ, अगर आप अकेले हो तो 10 से 15,000 येन आपका आएगा, बट अगर आप फैमिली हो, 2 लोग हो, 4 लोग अगर रह रहे हो तो मैं भी शायद इससे ज़्यादा भी आपका बिल आ सकता है। तो आई होप आपको एक जनरल आइडिया आ गया होगा कि जापान में चीज़ें कितने की मिलती है और नॉर्मल खर्चा यहाँ पे कितना हो सकता है। तो अभी अब बात करते हैं मेरे मंथली खर्चे के बारे में। तो मेरा जो मंथली खर्चा है पिछले 2-3 साल से सिमिलर ही है, जितना येन गिरते जा रहा है मेरे मंथली रेंट, जो घर का रेंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं गिरा है, रेंट उतना ही है, रेंट मेरा बड़ा नहीं है। बट जो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि खाने पीने की जो चीज़ें हो गई, और जो भी मैं शॉपिंग वगैरह करता हूँ, इंडिया में भी मैं अगर कुछ ख़रीद रहा हूँ तो येन काफ़ी गिर चुका है, तो आईएनआर की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है, तो वहाँ भी मेरा काफ़ी खर्चा होता है। और जो सब्ज़ी वगैरह है मोस्टली बाहर से इंपोर्ट होती है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो वो भी अभी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो मेरा जो अभी मंथली खर्चा है खाने का वो 20 से 30% अभी बढ़ चुका है। तो मेरा जो घर का रेंट है वो है 70,000 येन। जो मेरा इलेक्ट्रिक, गैस और वाटर बिल है वो मेरा करीब करीब 15,000 येन के पास आ जाता है। और जो मेरा खाने पीने का खर्चा है, अब जैसे मैं वर्कआउट भी करता हूँ और मेरा जो डाइट है वो काफ़ी हेल्दी है, क्लीन है। और हेल्दी खाना आपको पता है किसी भी देश में आप चले जाओ हेल्दी खाना आपको महंगा ही मिलेगा। तो मेरा जो खाने पीने का खर्चा है वो अराउंड 50 से 70,000 येन तक खाने का चले जाता है। मेरा जिम का 11,000 येन मंथली मेंबरशिप है, और साथ में फ़ोन और इंटरनेट मिला के मेरा 5,000 येन चला जाता है। और जो मेरा सप्लीमेंट का खर्चा है वो भी 20-30,000 येन मंथली चला जाता है। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ मुझे लेना है मिसलेनियस, कोई चीज़ कहीं घूमने जा रहा हूँ, कोई चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसके भी 20-30,000 येन आप पकड़ ही लो। तो अगर इन सबको आप ऐड कर लो तो मिनिमम 1 लाख येन और मैक्सिमम 1.5 लाख के ऊपर यहाँ पे मंथली खर्चा आ सकता है। तो डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे, आपका खान पान कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। और घर का रेंट तो आपका उतना ही आना है, 50 से 60 या 70,000। बट बाकी जो आपका खाने पीने का खर्चा है, ट्रैवलिंग आप कितना कर रहे हो, बाकी कितना शॉपिंग कर रहे हो, उस पर आपका मैक्सिमम कितना यहाँ पे खर्चा हो सकता है वो डिपेंड करे। तो आपको एक जनरल आइडिया आ गया होगा कि जापान में अगर आप रह रहे हो तो आपका मंथली यहाँ पे कितना खर्चा हो सकता है और आपका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए ताकि आप जापान में सर्वाइव कर सको। तो इसके अलावा भी आपको कोई अगर और क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर उस क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं जापान से रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।